इस चमकती चीज के बारे में जानने से पहले हमें बात करनी होगी लिथियम आयन बैटरी के बारे में। 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान वैज्ञानिकों ने लिथियम आयन बैटरियां बनानी शुरू की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इनकी बदौलत पश्चिमी जगत जीवाश्म ईंधनों से पीछा छुड़ा पाएगा। लेकिन पहली बैटरी को बाजार पहुंचने में काफी वक्त लगा। स्टैनली विटिंघम, अकीरा योशिनो और जॉन बी गुडेनफ जैसे इंजीनियरों ने पहली लिथियम आयन बैटरियां बनाने में मदद की थी। इस खोज ने तीनों को नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। आप भले लोगों के साथ काम करते हैं, वो सब कड़ी मेहनत करते हैं और आप मजे से पीछे बैठकर जितनी मर्जी श्रेय लूटते हैं। लिथियम आयन बैटरी कम समय में अधिक बिजली दे पाती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स और अब इलेक्ट्रिक कारों में उस पर निर्भर हैं। ग्रिड स्तर पर अक्षय ऊर्जा के भंडारण में भी केवल यही बैटरी कारगर है, लेकिन लिथियम का खनन समस्याजनक है। 1 टन लिथियम बनाने में करीब 70,000 लीटर पानी लग जाता है। दुनिया का आधा से ज्यादा लिथियम अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में है। लिथियम की खुदाई ने जल संकट से जूझ रहे इस भूभाग की 65% जल आपूर्ति निगल ली है। लिथियम आयन बैटरियां कोबाल्ट का इस्तेमाल भी करती हैं, जो महंगा है, और उसकी अधिकांश खुदाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में होती है। समाचारों में इस दमनकारी कारोबार का जिक्र होता रहता है। खनन में बच्चों का इस्तेमाल कर स्थानीय समुदाय तबाह किए जा रहे हैं। लिथियम बैटरियां ज्वलनशील भी हो सकती हैं। आप उन्हें विमान में लेकर नहीं आ सकते और उनकी क्षमता भी ज्यादा देर नहीं टिकती। लिथियम आयन बैटरियां कारगर हैं, लेकिन ग्रिड के स्तर पर उन्हें ऊर्जा भंडारण का अकेला समाधान नहीं माना जा सकता। आईईए के मुताबिक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2040 तक करीब 10,000 गीगावाट ऊर्जा भंडार की जरूरत पड़ेगी, बाजार की मौजूदा मांग से 50 गुना ज्यादा। दरअसल एक और टेक्नोलॉजी है जिसे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज कहते हैं। इसमें 96% वैश्विक ऊर्जा भंडारण की जबरदस्त क्षमता है। बुनियादी तौर पर यह कुछ साधारण से ग्रेविटी सिद्धांतों पर निर्भर है। राम्या स्वामीनाथन एक थर्मल स्टोरेज कंपनी की प्रमुख हैं। आपके पास 2 जलाशय हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जब आपके पास बहुत ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा होती है तो आप उस अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को ऊपर खींचने के लिए करते हैं, और जब आपको वो ऊर्जा वापस चाहिए तो आप उस पानी को नीचे भेजकर टरबाइन चालू करा देते हैं। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत जगह घेरते हैं और आपको एक खास तरह के जगह की जरूरत होती है। ऐसी अधिकांश परियोजनाएं पारंपरिक पनबिजली बांधों के दायरे में काम करती हैं। उसके लिए पूंजी चाहिए और आबादी को हटाना पड़ता है। एक शानदार विकल्प उभर कर सामने आया है, एक ऐसी चीज जो आपको और कहीं नहीं बल्कि अपनी रसोई में ही मिल जाती है। वो है नमक। आसानी से मिलने वाला सोडियम लिथियम से मिलता जुलता है, पीरियोडिक टेबल में समान ग्रुप में है। रोसा पालाकिन बैटरी रिसर्चर हैं। वो कहती हैं कि सोडियम सबसे अच्छा विकल्प इसलिए है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी की तरह ही यह काम करता है। उसके पास भी एक बैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम लिथियम के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा उपलब्ध है। यह सस्ता भी है और तापमान के बदलावों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका ऊर्जा घनत्व कम है, यानी बैटरियां भारी होंगी, इसीलिए बाजार में जल्दी उतर नहीं पाई। लेकिन अगर बात ग्रिड की है तो भारी या हल्की बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां सब चीजें रखी होती हैं। और अभी तो समय की बड़ी कीमत है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से तैयारी के स्तर पर सोडियम आयन अभी कहीं ज्यादा ऊपर है, कमर्शियल होने के बहुत करीब है। वे बाजार में पहले से उपलब्ध हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में उन्हें बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। अगर हम ऊर्जा को तेज गर्म नमक की ऊष्मा के रूप में स्टोर कर सकें तो कैसा रहेगा? विद्युत ऊर्जा को हम या तो सीधे पवन या सौर जैसी अक्षय ऊर्जा से हासिल करते हैं या केवल ग्रिड से, और हम उसे थर्मल ऊर्जा में बदल देते हैं। पिघला नमक ऊष्मा का बड़ा संरक्षक है। ये पानी जैसा दिखता है और उसकी तरलता भी लगभग वैसी ही होती है। जब ज्यादा बिजली पैदा की जाती है तो वो ऊर्जा बहुत अधिक तापमान पर पिघले नमक के एक बड़े ताप निरोधी स्टोरेज टैंक को गर्म करने में इस्तेमाल की जाती है। उच्च गलन बिंदु का मतलब नमक बहुत सारी ऊर्जा को सोख सकता है। जब ग्रिड को ऊर्जा की जरूरत होती है, प्लांट ऊष्मा को एक टरबाइन के जरिए वापस बिजली में बदल देता है। उसकी मटेरियल कॉस्ट कम है और उसका सिस्टम भी माप के दायरे में है, लेकिन हाइड्रो और लिथियम से वो फिर भी पीछे है।
उम्मीद है कि बाजार अंततः उसे कारगर बना सकता है। आप रेत के ढेर के साथ भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया। फिनलैंड के कुछ लोगों ने देश के सबसे बड़े ऊर्जा मुद्दों में से एक हीटिंग से निपटने के लिए रेतों के ढेर का इस्तेमाल किया। इसकी भंडारण क्षमता लिथियम बैटरियों के मुकाबले 1000 गुना सस्ती है। मार्को इलोइनेन ऐसी ही बैटरियां बनाते हैं। हम बिजली को ऊष्मा में बदल देते हैं और हम इसकी लागत बहुत कम कर सकते हैं। रेत कितनी चाहिए? 100 टन रेत। वो महीनों तक 500 से 600 डिग्री पर ऊष्मा स्टोर कर सकती हैं। ये ऊष्मा फिर सीधे म्युनिसिपल इमारतों में जाती है और भारी उद्योग को भी ऊष्मा मुहैया कराई जा सकती है। ठंडे देशों के लिए ये समाधान वाकई बढ़िया है। कंपनी के पास एक सिस्टम है जो 13,000 की आबादी वाले दक्षिण पश्चिमी नगर कनकानपे को ऊष्मा पहुंचा रहा है। 100 टन वाली सैन बैटरी महीनों तक गर्म रह सकती है, लेकिन उसे हर 2 सप्ताह में रिचार्ज किया जाता है। ये सिर्फ 2 समाधान हैं। अभी दर्जनों टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं। सब बाजार में जगह बनाने को बेताब हैं, जैसे फ्लो रिडॉक्स बैटरियां। वे लिथियम बैटरियों से ज्यादा अलग नहीं हैं। लिथियम बैटरियों में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोलाइट द्रव से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करते हैं। फ्लो बैटरी में ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बाहर जमा होता है। जितनी बड़ी टैंक उतनी ही भंडारण क्षमता होगी। इसका मतलब है कि फ्लो बैटरी की ताकत आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, गुरुत्व आधारित टेक्नोलॉजी, मशीनी तकनीक, फ्लो बैटरियां, इन सब की हमें बड़ी ज़रूरत है, जिनका हल निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमें सबकी ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि हम लिथियम आयन को जल्द छोड़ने नहीं जा रहे। इलेक्ट्रिक कारों की बड़ी भारी मांग का मतलब ये है कि उनके विकास से जुड़ी कुछ टेक्नोलॉजी और योग्यताएं ग्रिड में भी काम आएंगी। लेकिन जीवाश्म ईंधन उद्योग अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। बुनियादी ढांचे और नीतियों समेत तमाम प्रणालियों को अक्षय ऊर्जा के विकल्पों में ढालना एक बड़ी चुनौती है। नई तकनीकों के सामने लागत सबसे बड़ी समस्या है। बाजार ही तय करता है कि वे कामयाब हैं या नहीं।